है जहाँ बाढ़ आई थी। लोग मीलों दूर से यहाँ अपना इलाज करवाने आते थे। यहाँ के सर्जन्स बहुत ही अच्छे थे, लेकिन हम मरीजों को वो नहीं बताते जो हम उन्हें नहीं बताना चाहते, और वो यही कि यहाँ भूत है। यहाँ पर कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिन्होंने मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े कर दिए, और कुछ ऐसे भी जिन्होंने मेरी चीखें निकलवा दी। कुछ महीनों पहले एक मरीज ने मुझसे कहा कि उसने रेड किमोनो पहने एक औरत को अपने बिस्तर के पास खड़े हुए देखा था। वो औरत खड़े खड़े उसे पूरी रात देखती रही। उस मरीज ने उस औरत का चेहरा नहीं देखा क्योंकि वो काले बालों से ढका हुआ था। क्या सच में? आपने उसे कहाँ देखा था? वहां, वो ठीक वहीं खड़ी थी। उस मरीज ने डरे हुए चेहरे के साथ पर्दे के पीछे इशारा किया। मैंने पर्दा हटाकर उसे खुद दिखाया कि वहां कोई नहीं है। बाकी सभी बिस्तर खाली थे और उसके साथ उस कमरे में और कोई नहीं था। जैसे कि ये सब डरने के लिए काफी नहीं था, कुछ हफ्ते बाद एक अलग मरीज ने ठीक ऐसी ही बात कही, जब उसे भी उस कमरे में अकेले रखा गया। क्या आपने उसका चेहरा देखा था? ओह नहीं, लेकिन मैंने कुछ और देखा। वो मरीज किसी कमजोर डरे हुए खरगोश की तरह कांप रही थी। आपने क्या देखा? उसका सर सीलिंग को छू रहा था। उसकी गर्दन बहुत ऊपर तक जा रही थी, जैसे कि कोई सांप। अब जब वो सब बातें सुनकर मैं बहुत डर गई थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा। उस वक्त सुबह के 2:30 बज रहे थे और मैं पहले से ही लगातार नाइट शिफ्ट करके थक चुकी थी। मैंने उस मरीज को आराम से सोने के लिए कुछ दवाइयां दे दी। जैसे ही वो सो गई तो मैंने तय किया कि मैं वार्ड में जाकर वक्त बिताऊंगी। उस वार्ड में 6 बिस्तर थे, लेकिन पेशेंट सिर्फ एक ही था। बाकी सब बहुत ही साफ तरीके से लगे हुए थे। सफेद बिस्तर अपने मालिक का इंतजार कर रहे थे। मैंने एक मैगजीन उठाई और कुर्सी पर जाकर बैठ गई। 15 मिनट के बाद ही मेरे लिए आंखें खोलकर बैठना मुश्किल हो गया। मैं जानती थी कि यह अस्पताल के नियमों के खिलाफ है, लेकिन मैं फिर भी एक कोने वाले बिस्तर पर जाकर लेट गई। मुझे ये याद नहीं कि जब मैंने किसी को लकड़ी के फ्लोर पर भागते हुए सुना तो उस वक्त क्या टाइम हुआ था। मैं ये सोचकर उठी कि शायद कोई आ गया है, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो कमरा पहले ही तरह बिल्कुल खाली था। वो मरीज अब खर्राटे ले रही थी। हेलो, क्या कोई है? जैसे ही मैंने उस औरत के हंसने की आवाज सुनी, मैं चौंक गई। दरवाजा बंद था, ठीक वैसे ही जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले किया था। इसका मतलब यह है कि आवाज कमरे के अंदर से ही आ रही थी। मिसेस टनाका, क्या आप फिर से नींद में चल रही हैं? मैं लाइट नहीं जला सकती थी क्योंकि ऐसे करने से सोई हुई मरीज जाग जाती। कमरे में जल रही लाइट ज्यादा रोशनी नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने अपने फोन पर फ्लैश लाइट जला ली और मैंने देखा कि एक औरत लाल रंग का किमोनो पहने ठीक दरवाजे के पास खड़ी थी। इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी, लेकिन मैं एक चीज तो बता सकती थी कि वो अजीब तरह से हंसते हुए मुझे घूर रही थी। ओह गॉड! मेरी मॉम की अचानक आई कॉल ने मुझे एक पल के लिए तो दिल का दौरा ही दे दिया। हाय मॉम, आप अब तक जाग क्यों रही हैं? कोको, क्या तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप अचानक आधी रात को मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? मुझे बस एक बुरा सपना है। तुम कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ मॉम, और मैं कहाँ हो सकती हूँ? मेरी नाइट शिफ्ट है। दोबारा? क्या तुमने नाइट शिफ्ट कहा? हाँ, क्यों? मैंने अभी देखा कि नाइट शिफ्ट करते हुए तुम्हारी आंख लग गई और तुम्हें एक अजीब सी दिखने वाली औरत सोते हुए देख रही है। उसने लाल रंग का किमोनो पहना हुआ था और वो... इससे पहले कि मेरी मॉम अपनी बात खत्म कर पाती, उनका फोन बीच में ही कट गया। मेरे कांपते हुए हाथों से फोन जमीन पर गिर गया। बहुत ही धीरे धीरे तेज धड़कनों के चलते मैं वापस उस तरफ मुड़ी जहां वो औरत कुछ सेकंड्स पहले खड़ी थी, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। हेलो, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी आंखें पूरे कमरे को छानने लगी, लेकिन वो औरत मुझे कहीं नहीं दिखी। अचानक मेरा फोन फिर से बजा। दोबारा मेरी मॉम मुझे फोन कर रही थी। मैं अपना फोन उठाने के लिए नीचे झुकी तो मेरी नजर मरीज के बिस्तर की तरफ गई। मैंने देखा कि वहां पर लाल किमोनो पहनी एक औरत के पैर दिख रहे थे। मैं उछलकर ऊपर उठी और बिस्तर के ऊपर देखा और वहां कोई नहीं था। क्या ये कोई बुरा सपना है? अब तक मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो गया था। मैंने अभी बिस्तर के नीचे एक औरत के पैर देखे थे, लेकिन जब मैं ऊपर देख रही थी तो मरीज के बिस्तर के पास कोई नहीं खड़ा था। मैं एक बार फिर झुकी और एक बार फिर मैंने वो नंगे पैरों को देखा। उसके अंगूठे के नाखून नहीं थे, जिस वजह से वहां खून जम गया था और नीचे का सूजा हुआ मांस दिखाई दे रहा था। मैं वैसे के वैसे बैठी रही। मुझे ऊपर देखने में डर लग रहा था जब अचानक वो पैर घूमने लगे। जैसे जैसे पैर मुड़े, हड्डियों के मुड़ने की आवाज तेज होने लगी। मेरी आवाज जैसे मेरे गले में ही मर गई। मैं समझ गई थी कि बाकी मरीज इस कमरे के बारे में जो भी कहते थे वो सच था और शायद आज मैं इस कमरे से जिंदा नहीं निकल पाऊंगी।
जब मैं रोने के कगार पर थी, उस औरत की गर्दन नीचे गिर गई और उसका सर जमीन पर घूमने लगा, जैसे कि कोई सांप उसकी गर्दन लंबी खींचती गई और मेरी तरफ आने लगी। हेल्प, हेल्प! मैं उठी और विपरीत दिशा में भागने लगी। मेरा मकसद था कि मैं दरवाजे तक पहुंच जाऊं, लेकिन इससे पहले ही मैं लड़खड़ा कर गिर गई। मैं अपने कमर के बल लेट गई क्योंकि मुझे वो आवाज बहुत ही करीब से आ रही थी। मैं मुड़कर देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे लिए ये करना भी जरूरी था। मैंने अपना सर धीरे धीरे मोड़ा और उस औरत की तरफ देखा तो उसकी गर्दन कमरे की सीलिंग तक पहुंच चुकी थी। उसका मुंह खुला हुआ था और उसमें खून निकल रहा था। उसकी घूमी हुई गर्दन किसी स्प्रिंग की तरह इधर उधर घूम रही थी। मुझे ये नहीं याद कि मैं कब बेहोश हुई। जब मेरे पेरेंट्स मुझे हॉस्पिटल से घर लेकर आए तो मैंने खुद ब खुद ही वहां से नौकरी छोड़ दी। मुझे तेज बुखार हो गया। मेरी दादी माँ ने बताया कि जापान के लोग पुरानी कथाओं पर बहुत विश्वास करते हैं, जिन्हें वो रोकू रोकू भी कहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये तामसिक आत्माएं रात में घूमती हैं। उन्हें अपने शिकार का खून पीना बहुत पसंद होता है और शायद उसी वजह से उस औरत के मुंह से भी खून निकल रहा था। मैं नहीं जानती कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया या फिर वहां रह रहे किसी भी मरीज को भी उसने किसी को चोट पहुंचाई है, ऐसी खबर कभी नहीं आई। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो अकेले बोर हो जाती है, इसलिए लोगों से खेलने आ जाती है। चाहे जो भी वजह क्यों ना हो, मैं उस हॉस्पिटल में कभी वापस नहीं जाऊंगी।